हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के ऑफिशियल सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को। यहाँ पे आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको जो सेक्शन 2 में फिजिक्स पूछे जाते हैं उनके 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में से टोटल क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं एक ही वीडियो में। वीडियो भले ही लंबा हो जाएगा बच्चे, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस दिया जाएगा और इस सॉल्यूशन से आपको यह बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, यह बेसिक नॉलेज होगा कि आखिर हमारे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कितने न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे हम बनाने के दौरान गिनते चलेंगे कि कितने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और लगभग उसी के आसपास अप्रॉक्स आपको न्यूमेरिकल पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह जो आपका फिजिक्स का वीडियो होगा इसमें हम सेक्शन 2 के फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में जो आपके साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी से, बायोलॉजी से, इन सभी से जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे। आपके सेक्शन 2 के लिए हमने मैथमेटिक्स के वीडियो डाल दिए हैं ऑफिशियल पेपर का, और जो आपके सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स होंगे उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे कंप्लीट बात कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपका, सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कशन करने से पहले कुछ आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि आपको जब पेपर देने जाइएगा तो वैसे ही लिखा रहेगा सेम इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेक्शन 2 लिखा रहेगा ऊपर सबसे पहले और मैक्सिमम मार्क्स 50 लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा टाइम 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं और टोटल जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी 50 क्वेश्चंस होंगे। तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, यानी कहने का मतलब ईच क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया है, चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं थोड़ा। इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि दे आर टोटल 50 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आपके यानी सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स के हैं उसको हमने डिस्कस कर दिया है। फिजिक्स के बचे हुए 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इंस्ट्रक्शंस में कि ऑल क्वेश्चंस आर 4 चॉइसेस। सभी क्वेश्चंस में 4 चॉइसेस दिए गए होंगे और आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, यानी जिसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट में कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। कहा जा रहा है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और ये बहुत ही बच्चे प्लस पॉइंट है आपका एग्जामिनेशन का कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको जितना आए उसको तो बना लीजिए सबसे पहले, और जो नहीं आता है उसे भी ज़रूर टिक लगा कर आइए ताकि हो सकता है कहीं उससे कुछ सही हो जाए तो आपको कुछ उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें बचे हुए 25 फिजिक्स के क्वेश्चंस को। पहले से 25 मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन हमने कर दिया है, उसके लिए जाके देखिएगा वीडियो जाके आप। ठीक है, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वेव पिक्चर्स ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा वेव का जो थ्योरी था वो क्या बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, किस चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो ये आपको क्वेश्चन समझने वाली है, इसमें कुछ पॉइंट लिखवा देंगे, उस पॉइंट को याद कर लीजिएगा और सिंपली क्वेश्चन को एक बार सुन के याद रखिए। ठीक है, इसमें आपका जो वेव पिक्चर था, जो मतलब वेव का जो थ्योरी था, वेव थ्योरी, वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो थे उसको वो एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि देखिए कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। देखिए पहला डिफरेंसेस है कि जो आपका वेव थ्योरी था उसमें कहा जाता है कि अगर लाइट हमारा किसी सब्सटेंस पे फॉल करता है, जिसे हम छोटा छोटा पॉइंट लिखते हैं, अगर लाइट हमारा किसी सब्सटेंस पे, ठीक है, किसी सब्सटेंस पे फॉल करता है, ठीक है, तो क्या करता है बच्चे, कुछ इंस्टेंट के बाद क्या करता है बच्चे, ये कुछ इंस्टेंट के बाद आपका इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। ठीक है, सम इंस्टेंट के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। ठीक है, इमिट करता है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही किसी सब्सटेंस पे लाइट पड़ा तो हमारा कुछ समय के बाद, यानी कुछ क्षण के बाद, कुछ इंस्टेंट के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इमिट होगा। ऐसा किस में कहा जाता है, ऐसा आपको कहा जाता है बच्चे वेव थ्योरी में। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बच्चे कि जैसे ही हमारा लाइट पड़ता है किसी सब्सटेंस पे, किसी भी सब्सटेंस पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चे, लाइट पड़ते ही मात्र हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है बच्चे, इमिट कर जाता है, कोई टाइम टेकन नहीं,
यानी थोड़ा सा भी उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही लाइट पड़ा, सब्सटेंस पे लाइट पड़ा और लाइट क्या हो गया बच्चे हमारा इमिट कर गया, यानी जस्ट वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारा लाइट नहीं, वहाँ से क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इमिट कर गया। तो ये डिफरेंसेस होते हैं वेव थ्योरी और आपके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सब्सटेंस पे लाइट पड़ता है और वहीं से क्या करता है बिना टाइम टेकन किए हुए, यानी एट ए स्पॉन्टेनियसली कह सकते हैं आप, स्पॉन्टेनियसली क्या करता है वो निकल जाता है वहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स हमारा इमिट कर जाता है। लेकिन वेव थ्योरी में क्या होता है कि जो हमारा जो सब्सटेंस पे लाइट पड़ता है तो वो क्या करता है बच्चे कुछ समय ले लेता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने में। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, और बच्चे थोड़ा सा मार्कर नहीं चल पा रहा होगा, इस कारण से थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि ये मार्कर थोड़ा सा ख़राब हो गया है अभी, तो इसको हम खुद से बनाए थे बच्चे, इस कारण से कभी कभी ये काम नहीं करता है, इधर 2-3 दिन से ये काम नहीं कर पा रहा है, इस कारण से थोड़ा मैनेज करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखाएंगे हम आपको कि याद रखिएगा कि आपके जो वेव थ्योरी में होता है बच्चे, वेव थ्योरी में क्या होता है बच्चे कि एनर्जी ऑफ वेव क्या होता है बच्चे इंक्रीज कर जाता है इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से। जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ता है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ता है आपका तो हमारा जो एनर्जी होता है वेव का, जो एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ वेव वो भी क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से हमारा जो एनर्जी होता है वेव का वो भी इंक्रीज कर जाता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी जो होता है हमारा इंक्रीज करने से, इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट, नो चेंज, या फिर कह सकते हैं आप नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन एनर्जी। ठीक है, इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से हमारे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे, यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं और अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कोई चेंजिंग नहीं होता है उसमें, यानी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं करता है इंटेंसिटी के इंक्रीज करने पे। ऐसा कब होता है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। ठीक है, और वेव थ्योरी में हमारा जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करता है हमारा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाता है बच्चे इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस आपके वेव थ्योरी और आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे गए थे, और इस कारण हम कहते हैं कि हमारा जो वेव पार्टिकल नेचर होता है, यानी जो हमारा वेव थ्योरी होता है वो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ए फोर्स एफ इज गिवन बाई, एक फोर्स एफ है जो कि दिया जा रहा है एफ इक्वल टू AT + BT स्क्वायर से। ठीक है, वेयर टी इज टाइम, जहाँ पे टी हमारा क्या है टाइम है, तो आपको डायमेंशन ऑफ ए एंड बी बताना है। तो देखिए बच्चे हमने जब आपको कंसेप्ट करवाया था, जब यूनिट एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन करवाया था तो वहाँ पे भी हमने आपको इस क्वेश्चन को करवाया है, तो वहाँ से भी आप देखिएगा और आपको यहाँ पे भी हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। तो जो भी हम प्रैक्टिस सेट देते हैं आपको उसको जरूर दिखेगा अच्छे से, क्योंकि वो सभी आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है ताकि उससे आपको हेल्प हो सके। ठीक है, भले कुछ क्वेश्चन अच्छा लेवल का होगा, जो हमने पढ़ाया भी है, आपके कुछ टॉपिक को पढ़ाया अलग से हमने, तो उसके क्वेश्चन अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ से आपको जरूर अच्छा कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा फोर्स का वैल्यू दिया जा रहा है F इक्वल टू AT प्लस क्या दिया जा रहा है बच्चे BT स्क्वायर, F इक्वल टू AT + BT स्क्वायर दिया जा रहा है। तो आपको सभी के डायमेंशन निकालने हैं, तो सिंपली जब आपको डायमेंशन निकालना पड़े प्लस के टर्म में है तो आप सभी का डायमेंशन को क्या कीजिए बच्चे अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, हम सभी के डायमेंशन क्या करेंगे बच्चे अलग अलग कर लेंगे। तो F का डायमेंशन अलग किया हमने, AT का डायमेंशन हमने अलग कर लिया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्या कि हमने F को अलग कर लिया, AT को अलग कर लिया, और फिर क्या करेंगे इसको इक्वल का साइन देंगे और BT स्क्वायर को अलग कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह को क्या करना है सभी को अलग करते चलना है। ठीक है, अलग कर लिया हमने, और फिर क्या करेंगे इस दोनों को उठाएंगे हम। ठीक है, इस दोनों को उठाएंगे, चलिए इस दोनों को हमने लिया अलग से और इसको क्या किया बराबर कर दिया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको A का डायमेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम F का डायमेंशन अलग कर देंगे और A का डायमेंशन अलग कर देंगे और T का डायमेंशन अलग कर देंगे। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। आप सेम इसी प्रोसेस को अपनाइएगा, आपको जो भी आपके आंसर निकालने हैं वो आपको आ जाएगा। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको खुद में सोचना है कि हम सेम यूनिट वाले क्वांटिटी को, यानी सेम क्वांटिटी को हम सेम से ही ऐड करते हैं। जैसे हमने मीटर को ही मीटर से ऐड करते हैं, बच्चे आपको पता होगा कि मीटर को ही मीटर से ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है कि मीटर को हम क्या करेंगे फोर्स से ऐड कर देंगे, ऐसा तो कभी कर नहीं सकते हम। तो इसी कारण से आप जब हमारा फोर्स जो है इसके बराबर दिया गया है तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये भी क्वांटिटी हमारा फोर्स को देगा और ये भी क्वांटिटी हमारे फोर्स को देगा, तभी तो हम दो फोर्स को बराबर करके एक नया फोर्स लाएंगे। ठीक है, तो इस हमारे कंसेप्ट से इसको हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तो इसी कंसेप्ट से हमने किया जो भी हमने आपको बताया तुरंत। ठीक है, चलिए तो यहाँ से फोर्स का जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है mL/t-2। ठीक है, क्या होता है mL/t-2। फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है बच्चे मास इंटू एक्सलेशन। मास का क्या होता है kg, एक्सलेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg का m होता है, आपका मीटर का l होता है, सेकेंड स्क्वायर का t होता है, क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, तो mL/t⁻², ये हमने लिखा। फिर a हो गया डायमेंशन, और फिर हमने क्या लिखा इसका t का डायमेंशन। t का डायमेंशन क्या होगा स्मॉल t का, टाइम है तो ये क्या हो गया कैपिटल T हो गया। तो यहाँ से हमको एक a का डायमेंशन निकालना है, तो ये क्या हो गया mL/t⁻² अपॉन क्या है बच्चे अपॉन t है। ठीक है, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। a का डायमेंशन यहाँ पे लिख देते हैं, a का डायमेंशन हो जाएगा t⁻, नीचे t है और t⁻² ऊपर है तो ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया mL/t⁻³ mL t क्या हो गया बच्चे -3 हो गया।
तो ये क्या हो गया, हमारा ए का डायमेंशन निकल गया। इसी तरह आपको क्या करना है, बी का भी डायमेंशन निकालना है। तो चलिए बी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो बी का डायमेंशन निकालने के लिए आप किसी को ले लीजिए, आप या तो इसको लीजिए या तो आप क्या कीजिए, इसको लीजिए। क्यों इसको ले सकते हैं आप, इस वाले को क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आपको अब तो ए का डायमेंशन पता चल गया है ना। तो इस दोनों का डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन पता है, तो बी का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा ना करके पहले वाला ही ले लेते हैं, एफ और बी को ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखिए। तो एफ का डायमेंशन क्या है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये बराबर है आपके बी टी स्क्वायर के डायमेंशन से। ठीक है, तो एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू इक्वल टू बी का डायमेंशन अलग कर लिया हमने, और क्या किया, टी स्क्वायर का डायमेंशन हमने अलग कर लिया। तो बी का डायमेंशन बी हो गया और टी स्क्वायर का डायमेंशन कैपिटल टी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका एम एल टी पे पावर माइनस टू। तो हमारा जब बी का डायमेंशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर माइनस टू का डायमेंशन और नीचे क्या हो गया बच्चे, टी स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, ये नीचे टी स्क्वायर है, ऊपर टी पे पावर माइनस टू है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एम एल टी पे पावर माइनस फोर हो जाएगा। तो बी का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी पे पावर माइनस फोर, और ए का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी पे पावर माइनस थ्री। तो ऑप्शन मैच करेंगे, एम एल टी पे पावर माइनस थ्री और एम एल टी पे पावर माइनस फोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं कैसे बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने और भी आपको बताया है, आप जाइएगा यूनिट डायमेंशन का, आप हमने अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए और उस जाकर आप फिजिक्स के सभी वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है। रेस्ट कहने का मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जो क्या होगा बच्चे, वो जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। ठीक है, तो बॉडी हमारा रेस्ट से स्टार्ट होता है और ट्रैवल करता है अप टू 5 सेकंड तक। कितने देर तक, 5 सेकंड तक ट्रैवल करता है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जैसे से आपको दिया जाता है, जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तो इस टाइप के ढेर सारा क्वेश्चन करवाया था आपको, और इससे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो u इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम जैसे से दिया जाता है काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में, वैसे से आप लिखते चलिए। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। टाइम कितना ले रहा है बच्चे, टाइम कहा जा रहा है, टाइम हमारा 5 सेकंड लिया जा रहा है। तो टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। मेक ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 मीटर, तो एस इक्वल टू कितना हो गया, 25 मीटर। तो 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इफ़ इट हैज़ ट्रैवल द डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए, अगर वो इस डिस्टेंस को किसी एक्सलेशन ए से ट्रैवल कर रहा है तो आपको इस ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो बताइए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे अच्छे हमने क्वेश्चन आपको करवाया है, तो ये क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम आपको, यहाँ पे हम कांस्टेंट एक्सलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे आपके किसके बच्चे, काइनेमेटिक्स के। जो कांस्टेंट एक्सलेशन हमने आपको सिखाया था, कांस्टेंट एक्सलेशन के रिगार्डिंग 3 फॉर्मूला होते हैं। क्या क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम सभी अपने गिवन ऑप्शंस के दिए के जो भी ऑप्शन हमें दिए जाते हैं उनके गिवन ऑप्शंस के अनुसार इन सभी फार्मूला को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें एस पता है, इनिशियल वेलोसिटी यू पता है, टाइम आपको पता है, और आपको क्या है, एक्सेलेरेशन निकालना है, तो निकल जाएगा। सब पता है हमें, एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि यू हमारा जीरो दे रहा है, इसका वैल्यू 25 दे रहा है, और इसको हाफ है, इसका ए है, ये हमें निकालना है। टी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रहा है, 5 सेकंड। तो 5 × 5, तो 5 5 25 से 25 कट गया, और ये इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 इधर चला गया, तो क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन मैच करेंगे, एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था। इससे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको बताया है, जो भी बच्चे उसको देखेंगे वीडियो को, तो उनके ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पाथ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। हमारे किसी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का पाथ जो हमारा दिया जा रहा है इक्वेशन से, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसी पाथ का इक्वेशन दिया जा रहा है, जहाँ पे ए भी हमारा कांस्टेंट है और y क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट है, एंड t क्या है, टाइम है। तो इफ़ वेलोसिटी एट ए कांस्टेंट, इफ़ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी बताना है, इस दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा राइट है। यानी कहने का मतलब सिंपली आपको डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ आपको दिया जा रहा है इक्वेशन, और आपको वेलोसिटी बताना है। तो ये तो एकदम आपके लिए लल्लू सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे बेटर क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, और इससे अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन हमने करवाया है। तो देखिए यही फ़ायदा होता है, हमने आपको हमेशा बोला है बच्चे कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा, तो उससे मीडियम लेवल के क्वेश्चन आप जरूर बना पाइएगा। किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एक ही रूल होता है कि आप उससे बढ़कर पढ़ाई करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल में पढ़ाई करें, ताकि क्या हो, उससे अगर कम से क्वेश्चन पूछे, उससे कम लेवल से क्वेश्चन पूछे, तो आप उसको बना सकें। ठीक है, देखिए v का वैल्यू होता है dx बाई, या फिर कह सकते हैं dy बाई dt। ठीक है, चलिए तो क्या है कि आपको पता है कि v इक्वल टू होता है dy बाई dt, या फिर आप इसको कह सकते हैं dx बाई dt, सब एक ही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो गया, v इक्वल टू dy बाई dt है, तो y के जगह क्या डाल देंगे, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन क्या डाल देंगे, नीचे dt डाल देंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा, फिर प्लस
इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू बी टी। तो वी इक्वल टू क्या हो गया, वी इक्वल टू हो गया क्या हो गया बच्चे ए प्लस 2 इंटू क्या हो गया, तो क्या हो गया बच्चे ए प्लस क्या हो गया बच्चे ए प्लस 2 इंटू बी टी। तो वी का वैल्यू हमें निकल गया, क्या है वी का वैल्यू ए प्लस 2 इंटू बी टी, यानी ऑप्शन नंबर ए प्लस 2 इंटू बी टी। वही कहा जा रहा था सिंपली कि इस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे आपको बताना है तो वी इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू बी टी। ठीक है, वहीं पे आपको बोल देता है, आपको बताना है वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 पे, टी इक्वल टू 2 पे तो आपको क्या हो जाएगा वी के जगह पे टी के जगह पे 2 डाल देंगे तो ए प्लस क्या हो गया 4 इंटू बी हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, एक बॉडी है वो किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, और वो इंक्लाइन प्लेन जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ। ठीक है, तो चलिए इसको हमने माना कि ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा कितना बच्चे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ, और इस पर एक ब्लॉक को रखा जा रहा है, इस पर एक ब्लॉक को रखा जा रहा है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन, एक बॉडी है वो किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा जा रहा है और वो क्या कर रहा है इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड कर रहा है विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है हमारा इंक्लाइन प्लेन हॉरिजेंटल के साथ। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.26, म्यू का वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू 0.26 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं लिखे, ऊपर लिख लेते हैं ताकि क्या होगा हमारा जगह बचेगा। म्यू को क्या हो गया 0.26 दिया जा रहा है। तो देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो कंसेप्ट लगेगा, सिंपली यहाँ पे दो कंसेप्ट लगेगा। आपको थोड़ा फिगर को अलग करके भी एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा दे कि जब हमारा बॉडी फ्रिक्शन में नहीं रहता, यानी जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है वो फ्रिक्शन लेस होता है। फ्रिक्शन लेस कहने का मतलब स्मूथ होता है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, क्या होता है बच्चे, कोई फ्रिक्शन नहीं होता। तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, उस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी नीचे यहाँ पे mg लगाता है, और यहाँ क्या होता है बच्चे आपका mg का कॉस थीटा, और ये क्या होता है बच्चे mg का साइन थीटा होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है बच्चे थीटा एंगल होता है। तो यहाँ पे जो हमें अगर एक्सेलरेशन पूछा रहता है सिंपली, तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है mg साइन थीटा, और हमारा हमने मास पता रहता है हमें, m का वैल्यू डाल देते, g का वैल्यू डाल देते 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 डाल देते, और साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू दिया रहता तो साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देते, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ऐसा कब होता है, जब यहाँ पे ये हमारा क्या रहता है बच्चे स्मूथ, SMOOTH। ठीक है, स्मूथ होता था। ये भी क्वेश्चन से बन सकता है स्मूथ होता, लेकिन यहाँ पे स्मूथ है नहीं एक्चुअल में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको फ्रिक्शन है साथ में बॉडी में, तो फ्रिक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा हमारा mg साइन थीटा। और बॉडी आपको पता होगा फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन लगता है हमारे बॉडी के मोशन के, यानी बॉडी जब हमारा जिस साइड से मोशन करने वाला रहेगा या फिर आपका मोशन में रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी और रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, यानी फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो बॉडी के मोशन के मोशन के अपोजिट होता है, या फिर कह सकते हैं आप बॉडी अगर जिधर मोशन करने वाला है उसके अपोजिट होता है। दोनों कंडीशन में बॉडी जिधर मोशन कर रहा है उसके भी अपोजिट, और बॉडी जिधर मोशन करने वाला है उसके भी अपोजिट, दोनों साइड आपके दोनों कंडीशंस में आपके जो फ्रिक्शन लगेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि बॉडी जो हमारा क्या हो रहा है कि स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, यानी स्लाइडिंग डाउन यानी नीचे डाउन कर रहा है, तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर साइड लगेगा। क्या लगेगा, इधर साइड लगेगा। ठीक है, और ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा म्यू इंटू एन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम एन का वैल्यू निकालेंगे बच्चे, ये आपका mg होगा, और ये क्या होगा बच्चे आपका mg इंटू कॉस 30 डिग्री, और ये आपका क्या होगा बच्चे यहाँ से आपका नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, जब इस इधर के फोर्स को इधर के फोर्स के बराबर करेंगे तो क्या होगा बच्चे हमारा, क्योंकि बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में अभी बॉडी स्लाइड नहीं किया है, बॉडी कहे ना बच्चे रिलेटिव मोशन में बॉडी स्लाइड करने वाला है। तो इस कंडीशन में एन किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, एन बराबर हो जाएगा mg इंटू कॉस 30 डिग्री के बराबर, और mg का वैल्यू m का वैल्यू g का वैल्यू डाल देंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एन के जगह पे mg इंटू क्या हो गया बच्चे mg इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता चल गया mg साइन 30 और mg यहाँ पे क्या हो गया बच्चे mg cos 30। तो हमें नेट एक्सप्रेशन निकालना है, तो चलिए पेज नया ले लेते हैं। तो पहले तो सबसे पहले फोर्स नेट निकाल लेते हैं, एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चे, बॉडी को नीचे आना है तो ये वाला ज़्यादा होगा इससे, तो mg साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चे mg साइन थीटा माइनस क्या कर देंगे हम mg cos थीटा एफ के। ठीक है, तो एफ का वैल्यू क्या है म्यू mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको ए नेट निकल गया, तो आपको क्या निकालना है बच्चे, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एफ नेट का वैल्यू क्या होगा m इंटू ए के बराबर, तो m इंटू ए बराबर mg इंटू साइन थीटा और माइनस म्यू mg इंटू बच्चे क्या हो गया mg इंटू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि m हमारा कट जाएगा, m कट गया, ये m कट गया, ये m कट गया, ये भी m कट गया। तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो गया, ए नेट क्या हो गया हमारा बच्चे
ए नेट हो गया जी इंटू साइन थीटा माइनस जी इंटू म्यू जी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से जी कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया बच्चे, साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा ए नेट का क्या बच्चे, ए नेट का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आपको ए नेट का वैल्यू निकल गया, तो इस ए नेट के वैल्यू को आपको याद करके रखना है और आपको जैसे हमने कंसेप्ट सिखाया है उस कंसेप्ट को आपको लगाना है। अब देखिए इसको रटिएगा नहीं, इसको बिल्कुल नहीं रटिएगा, सिंपली आपको अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको पूरा प्रोसेस सिखाया है कैसे आया। अब आपको पता है जी का वैल्यू, अब आपको जी का वैल्यू पता है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ए नेट हमारा क्या निकल गया बच्चे, ए नेट हमारा निकल गया है, ए नेट निकल गया है जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जी का वैल्यू 9.8 डाल देंगे, साइन 30 यानी साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस म्यू का वैल्यू है 0.26 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, √3/2। तो आप इसको वैल्यू पुट करके बताइएगा, जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कैलकुलेशन इसको बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो बिना काम का समय भी जाएगा और कैलकुलेशन आपको हमें नहीं सिखाना है, हमें कंसेप्ट सिखाना है, आपको क्वेश्चंस बनाने का तरीका सिखाना है। ठीक है, तो आप जो भी आपके आंसर आते हैं यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, 1.95, 2.78, 3.47 या फिर इनमें से कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हेन द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 1%, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जो है वो 1% से इंक्रीज किया जा रहा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई x%। जब हमारा लीनियर मोमेंटम, चलिए इसको p से लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम को p को हम क्या कर रहे हैं बच्चे 1% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वह कितने x% से इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो क्या है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी कितने से x% से इंक्रीज कर रहा है। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 30%। अब नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 300% से इंक्रीज किया जा रहा है, 300% से इंक्रीज किया जा रहा है, इट्स लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाई y%। तब इसका लीनियर मोमेंटम p जो है वह y% से इंक्रीज कर रहा है, कितने से बच्चे, y% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ y to x, यानी y/x का रेशियो क्या होगा, y/x का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं और y का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे y/x कर देंगे। ठीक है, उस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखेंगे कैसे निकालेंगे। कि हमने आपको सिखाया था, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको सिखाया था रिलेशन, क्या रिलेशन सिखाया था काइनेटिक एनर्जी और आपके लीनियर मोमेंटम में, कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या होता है बच्चे, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो p² के बराबर होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ke = p²/2m, क्या होगा p²/2m। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वाले के लिए हमारा जो p का वैल्यू क्या हो रहा है, p में 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आपको निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम p में इंक्रीमेंट निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर p में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पहले का हमारा p कितना हो गया बच्चे, पहले का p हो गया हमारा, ठीक है, तो पहले का p हमारा क्या है, पहले दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले का p हमारा मान लेते हैं p1 जो होगा वो p के बराबर होगा। ठीक है, p1 जो होगा वो p के बराबर होगा, p2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1% इंक्रीज हो रहा है, यानी 1% कहने का मतलब p में क्या हो रहा है बच्चे 1% का इंक्रीमेंट, तो p में 1% मतलब 0.01 ऑफ p इतना ही इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये कितना हो गया 1.01 ऑफ p। ठीक है, ये हमारा p2 निकल गया बाद का आपका मोमेंटम। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट निकालना है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी को p से क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m हो गया, और यहाँ पे चलिए यहाँ पे तो रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का दिया ही हुआ है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम थोड़ा, और वहाँ पे आपको बताते हैं इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा ke। ठीक है, डेल्टा ke/ke × 100, ये किसके बराबर होगा बच्चे, x% के बराबर होगा। कैसे, कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चे, x% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो किसी काइनेटिक एनर्जी में या फिर किसी भी बॉडी में किसी भी चीज़ में हम जब इंक्रीमेंट निकालते हैं तो कैसे करते हैं, उसका चेंजिंग अपॉन पहले का इनिशियल × 100, यही करते हैं। तो इनिशियल हमारा क्या है, चेंजिंग क्या है, सबसे पहले चेंजिंग लिखेंगे। चेंजिंग क्या है, p2²/2m, क्या लिखेंगे बच्चे, p2²/2m बाद का काइनेटिक एनर्जी माइनस पहले का काइनेटिक एनर्जी p1²/2m अपॉन क्या है बच्चे, पहले का काइनेटिक एनर्जी p1²/2m। ठीक है, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी का डेल्टा ई अपॉन नीचे के ई, और इंटू क्या करेंगे 100, और ये किसके बराबर होगा बच्चे, x% के बराबर होगा। ठीक है, तो x% के बराबर होगा, सिंपली हम इसको x भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए दोनों तरफ 100 कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया। तो अब क्या करेंगे हम बच्चे, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x = क्या हो गया, x = हो गया हमारा p2², p2 क्या है 1.01 इंटू p, x = 1.01 इंटू p, 1 हो गया, ये हमारा p1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो p1 हो गया इंटू इसका स्क्वायर, और 2m सब में कट गया। ठीक है, माइनस
P1 का स्क्वायर अपॉन क्या है नीचे बच्चे P1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये कितना आ रहा है बच्चे, ये आपका आ रहा है 0.02। ठीक है, 0.0201। ठीक है, ये आपका इतना आ रहा है, तो सिंपली 0.02 तक रहने देते हैं। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 0.02। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y के लिए हमारा क्या क्या कंडीशन दिया गया है, y का कंडीशन दिया गया है काइनेटिक एनर्जी में 300% का इंक्रीज हो रहा है, तो p में इंक्रीज निकालना है। p में कितना y% दिया जा रहा है, तो p में कैसे निकालेंगे, y% इक्वल टू किसके बराबर हो गया, y% बराबर हो गया हमारे डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 के बराबर। तो डेल्टा p निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चे, आपका काइनेटिक एनर्जी और p में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ke इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे √2m इंटू के ई। ठीक है, √2m इंटू के ई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का काइनेटिक एनर्जी कितना है, पहले का काइनेटिक एनर्जी को हम के मानते हैं। ठीक है, और बाद का काइनेटिक एनर्जी 300% से इंक्रीज कर जा रहा है, तो बाद का काइनेटिक एनर्जी के ई डैश कितना हो जाएगा बच्चे आपका, मान लेते हैं के ई 1 है और के ई 2 है, तो के ई 1 को के मान लेते हैं, तो के ई 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, के ई 2 हो जाएगा, डैश हटा देते हैं, अब डैश का तो कोई काम नहीं रह गया, तो के ई 2 हमारा हो जाएगा 300% इंक्रीमेंट हो रहा था, पहले से 100% होगा, बाद में 300, तो कितना हो गया बच्चे 400। ठीक है, तो चाहे उससे भी नहीं कीजिए, सिंपली पहले हमारा के है और उसमें 300% का इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो गया बच्चे, ये आपका 3k हो गया, 3k हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4k। कितना बच्चे 4k से इंक्रीज हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी 2। तो अब हम डेल्टा पी निकालेंगे, डेल्टा पी हमारा क्या होगा √2m, तो सब में कॉमन होगा, और √2m इंटू k2 माइनस √2m इंटू k1 इंटू 100, और नीचे क्या होगा बच्चे, नीचे इनिशियल वाला √2m इंटू क्या हो गया बच्चे √2m इंटू k1। ठीक है, √2m सभी में से कट जाएंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा k2 माइनस k1 अपॉन √k1 इंटू 100। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो गया, परसेंट हटा देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया, k2 का वैल्यू 4k, √4k माइनस √k अपॉन √k, तो √k कट गया, तो ये हो गया आपका √4 माइनस 1 अपॉन 1, तो √4 माइनस 1 कितना है 2 माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, y का वैल्यू 1 आ गया। तो आपको क्या पूछा जा रहा था रेशियो, आपको रेशियो पूछा जा रहा था y अपॉन 1 का, किसका बच्चे y अपॉन 1 का। तो चलिए यहीं पे बना लेते हैं, ये y मिटा देते हैं, और y अपॉन x का रेशियो हमें पूछा जा रहा है, तो y अपॉन x का रेशियो निकाल लेते हैं। तो y अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना दे रहा है, y का वैल्यू दे रहा है हमारा, दे नहीं रहा है हमें, आया है y का वैल्यू 1 आया है। ठीक है, 1 अपॉन x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 0.02। ठीक है, तो 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.02 से, तो कितना होगा बच्चे, इसको भाग करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया बच्चे 50, क्या हो गया 50 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस भले ही लंबा है, तो आपको याद रखिएगा कि आपके जो एक बच्चे ने 2-3 बच्चे ने हमें बोला कि सर थोड़ा सा ये जो आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो थोड़ा सा टफ होता है, इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, तो आप याद रखिए सैम्पल पेपर में थोड़ा सा टफ दिया जाता है, जान से दिया जाता है, ताकि कि आप बाद में यह ना कहें कि सैम्पल पेपर में इतना आसान क्वेश्चन दिया था और पूछ दिया भारी क्वेश्चन, पूछ दिया हार्ड क्वेश्चन। तो ऐसे कीजिएगा तो क्या करेगा बच्चा को, क्या होगा बच्चे, आप बाद में बोल नहीं सकते हैं, कोस्ट गार्ड को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इस कारण से ये क्या करते हैं थोड़ा सा लेवल उठा के देते हैं क्वेश्चंस, और वहाँ पे वो लोग खुद समझते हैं कि इतने कम समय में हम ऐसा क्वेश्चन ही देंगे ताकि बच्चे मैनेज कर सके। ठीक है, बच्चे मैनेज कर सके, तो जितना आपको समझ होता है, बच्चे लोग को समझ होता है, उतना ही वो जो एग्जामिनर होते हैं सेट करते हैं क्वेश्चंस, उन्हें भी थोड़ा पता होता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हार्ड डाला जाता है ताकि क्या हो बच्चे पूरा मैच ना कर जाए। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चंस क्या है 31 का आंसर समझ में आ गया, क्या हो गया 50 आंसर हो गया, कैसे बना आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में सिंपल एक प्रोसेस पूछ ले, जैसे हमने x का वैल्यू निकाल लिया यही प्रोसेस पूछ ले, या फिर हमने दूसरा नंबर ये जो आपका y का वैल्यू निकालेगा वही पूछ ले, या फिर दोनों कंबाइन करके जैसा अभी पूछा है उस टाइप से पूछ ले। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक बॉडी जो है वो किसी बॉडी को हम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, पासिंग थ्रू इस सेंटर ऑफ मास, जो कि हमारा सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, देन द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलॉन्ग, जो आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है, याद होगा जो आपने पढ़ा होगा रोटेशन, जब हम आपको सिखा रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बच्चे कि एंगुलर मोमेंटम आपको बताने हैं, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है I इंटू ओमेगा।
ठीक है। और आपको पता है कि आई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आपका ओमेगा जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए ओमेगा भी एक्चुअल में क्या होता है, वेक्टर प्रॉपर्ली वेक्टर इसको हम नहीं कह सकते हैं, ओमेगा को भी हम प्रॉपर्ली वेक्टर नहीं कह सकते हैं, इसे हम सेमी वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन फिर भी इसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं। समझ सकते हैं आप, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी इसे हम सेमी वेक्टर के रखते हैं। कुछ और रीजन है इसके अदर रीजन से, वो आपको नहीं जानने उतने, ठीक है। और ऐसे आपको जानने होंगे तो हमने रोटेशन चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें भी इसको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, तो ओमेगा का डायरेक्शन निकालना है तो सबसे पहले ओमेगा के बारे में ही जान लेंगे। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू होता है आर क्रॉस भी। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बच्चे, आर क्रॉस भी। याद रखिएगा आर क्रॉस भी होता है, ना कि वी क्रॉस आर होता है। वी क्रॉस आर और आर क्रॉस बी में अंतर होते हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बच्चे। याद रखिए ए क्रॉस बी जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट में नॉट इक्वल टू होता है बच्चे बी क्रॉस ए के, ठीक है। ये जब भी बराबर होगा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के, तो साइन इसका क्या होगा बच्चे, माइनस टाइम्स होगा, माइनस टाइम्स ऑफ होगा, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन सही है, लेकिन ये रिलेशन आपका गलत है, ठीक है। ये आपके वेक्टर में आपको पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। तो इसी टाइप से क्या है हमारा ओमेगा का वैल्यू आर क्रॉस एफ है, और बॉडी हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। एक्सिस क्या है, ये इसके सेंटर के अबाउट एक्सिस है, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी परपेंडिकुलर है, नीचे की तरफ गया हुआ है, क्या है टू द, समझ सकते हैं आप, जिस फोन में देख रहे होंगे उसके अंदर जाएगा, हमारा जो एक्सिस होगा वो फोन के अंदर जाएगा, ठीक है, फोन के अंदर जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दे। तो देखिए ये हमारा एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा बच्चे, सर्कल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब समझ आ रहा है, सर्कल, थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए समझ में आ रहा होगा सर्कल। अब कैसा हो गया, एक्सिस हमारा अंदर हो गया, और ये हमारा सर्कल उसके एक्सिस के बीच में, उसके एकदम सेंटर पे है हमारा एक्सिस, ठीक है। चलिए और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो बॉडी है हमारा, जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस ये आर होगा, और ये वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो आपको ओमेगा निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, राइट हैंड रूल से आर की तरफ अपना पूरा हाथ रखिए, और सारे फिंगर्स को भी की तरफ मोड़िए। आर की तरफ अपना हाथ रखिए और सारे फिंगर्स को भी की तरफ मोड़िए। जब आप ऐसे मोड़िएगा तो ये आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे ही ऐसा दिखेगा तो आपका जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा। थंब जो होगा बच्चे वो ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ आपका ये है एक्सिस, और कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यानी जो आपका ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग द एक्सिस, और कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ऑप्शन मैच करेंगे एक्सिस के रोटेशन के एक्सिस के अलोंग, और कह सकते हैं ऑप्शन में ये भी दिया रहता कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो भी सही होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर। अर्थ के जो टाइम पीरियड होते हैं अर्थ के सेटेलाइट के टाइम पीरियड 5 घंटे दिए गए हैं, ठीक है, 5 आवर दिया गया है। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सेटेलाइट, अगर सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट को इंक्रीज कर दिया जाता है 4 टाइम से, यानी 4 टाइम से, प्रीवियस वैल्यू के 4 गुने क्या कहता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट यानी जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको सिखाया था, टाइम पीरियड और आपके रेडियस के बीच का रिलेशन, ठीक है। टाइम पीरियड और रेडियस के बीच का रिलेशन, अर्थ और आपके किसी अदर प्लैनेट के बीच में सेपरेशन होंगे, उनके जो रेडियस होंगे उनके बीच का हमने रिलेशन सिखाया था। वहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि टी स्क्वायर जो होता है बच्चे, टी स्क्वायर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चे आर के क्यूब के। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे आपके आर के क्यूब, यानी आर क्यूब के, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनिशियली हमारा जो टाइम पीरियड होगा इसको हम लिख सकते हैं T1/T2 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू हो जाएगा R1/R2 के होल क्यूब से, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा इनिशियल टाइम पीरियड यानी T1 का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 5 आवर दिया जा रहा है, और सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। तो इनिशियली जो हमारा मान लेते हैं रेडियस होगा वो क्या होगा बच्चे, आर होगा, ठीक है। तो R2 क्या होगा, पहले से 4 गुना यानी 4 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, हम T2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 3 वैल्यू हमें 4 अननोन है, और हमारे 3 वैल्यू इसमें हमें नोन हो गया, तो एक अननोन निकल जाएगा। तो T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू 5 आवर है, तो 5 रहने देंगे। T2 का वैल्यू हमें निकालना है, तो T2 का वैल्यू तो इसी तरह रहने देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। R1 का वैल्यू क्या हो गया, R1 का वैल्यू हो गया R2 का वैल्यू क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ R, इस पे पावर क्या है 3 है, ये R से R कट गया, तो ये किसके बराबर हो गया 5/R, और ये हो गया आपका 1/4 पे पावर, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिए तो 3/2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया बच्चे, 3/2 हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका 5/R इक्वल टू 1/4, यानी 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, इस पे पावर क्या हो गया 3/2 हो गया। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और इस पे पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया 1/2 का क्यूब, यानी 1/8। तो 5/R किसके बराबर हो गया, 1/8 के बराबर। तो R का वैल्यू क्या हो गया 8 × 5, यानी 8 × 5, यानी कहने का मतलब R का वैल्यू जो हो गया हमारा 5 × 40, क्या हो गया बच्चे 40 हो गया। यानी हमारा जो
आपका टाइम पीरियड हो गया, ये आवर में है तो ये भी क्या हो जाएगा, आवर में हो जाएगा। तो हमारा जो बाद का टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 40 घंटा हो जाएगा पहले से, ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस को जो है बच्चे उनके बीच का सेपरेशन जो है उसको हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको टाइम पीरियड वाले, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। ये रिलेशन याद करके रखिएगा, ये रिलेशन आपको सिंपल एग्जामिनेशन में हो सकता है कि एक ही सिर्फ रिलेशन ही पूछ दे आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हुक्स लॉ इसेंशियल फॉर। हुक्स लॉ हमें क्या बताता है, हुक्स लॉ किसके लिए डेफिनेशन देता है, तो याद रखिएगा बच्चे, हुक्स लॉ हमें बताता है बच्चे इलास्टिक लिमिट के बारे में। किसके बारे में बच्चे, हुक्स लॉ हमें बताता है इलास्टिक लिमिट के बारे में। और हुक्स लॉ हमें कहता है कि हुक्स लॉ के प्रिंसिपल के अनुसार फोर्स जो होता है बच्चे किसी कंप्रेशन के अलाउंग, यानी फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग के लमारने में या फिर उसको कंप्रेस करने में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे किसके, डिस्टेंस के। किस होता है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो हमारा जो कांस्टेंट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्या होता है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और यहीं से हमें पता चलता है कि हुक्स लॉ हमें इलास्टिक लिमिट के बारे में, यानी इलास्टिक के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, चूज द रॉन्ग ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको गलत ऑप्शन इसमें से चुनने हैं। क्या क्या गलत ऑप्शन है आखिर देखें तो सही। पहला ऑप्शन है कि स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इज आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सही बात है कि जो सरफेस टेंशन के कारण ही बच्चे किसी लिक्विड का जो कोई भी ड्रॉप होता है लिक्विड का वो स्फेरिकल हो जाता है। सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी होता है, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिक्विड का कि अपने क्या करें, अपने शेप को मिनिमाइज करना। और जो स्फीयर होता है बच्चे, स्फीयर का सबसे छोटा शेप होता है, सबसे मिनिमम शेप होता है। इस कारण से हमारा कोई भी नल से गिरा हुआ पानी या फिर किसी भी तरीके से आप पानी गिराइएगा तो वो लिक्विड के रूप में आपका, लिक्विड कह रहे हैं, आपके जो स्मॉल यानी स्फेरिकल शेप में क्या करता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो यानी हमारा ये ऑप्शन सही है। आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, रॉन्ग पूछा जा रहा है, ऐसे में क्वेश्चन गलती कर देते हैं बच्चे। ये अब सही हमारा, ऑयल राइजेस थ्रू वीक ड्यू टू कैपिलरिटी। सही बात है, ऑयल जो हमारा आता है, तेल जो होता है हमारा, वो राइज करता है ऊपर की तरफ कैपिलरिटी के कारण, यानी ये भी सही ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इन ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रो वी यूज़ द फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी। कहा जा रहा है कि जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जो स्ट्रॉ के थ्रू आपके जो मुंह में कोल्ड ड्रिंक आ जाता है, आपके माउथ में जो कोल्ड ड्रिंक आ जाता है, यह कैपिलरिटी का फिनोमेना होता है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ये कैपिलरिटी का फिनोमेना नहीं होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, आपका जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को खींचते हैं तो हमारे जो माउथ होता है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। क्या होता है बच्चे, हमारे माउथ पे, याद रखिएगा, हमारे माउथ पे लो प्रेशर, ठीक है, हमारे माउथ पे लो प्रेशर बनता है। और एट द बॉटम ऑफ स्ट्रॉ, यानी जो हमारा स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ के बॉटम पे क्या होता है बच्चे, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। क्या होता है बच्चे, हाई प्रेशर, ठीक है, ठीक है। क्या होता है हमारा माहू के पास, आपके पास देखते होंगे जब पीते होंगे तो जो आपका माउथ होता है यानी मुंह जो होता है, आपके होठ पे जो आप स्ट्रिप को रखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप धीरे से खींचते हैं तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है और नीचे क्या होता है बच्चे, प्रेशर हाई हो जाता है, यानी ऊपर से प्रेशर हाई होता है। और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण, यानी इस प्रेशर डेल्टा पी के कारण जो आपका होता है, आपका जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो आपके कहाँ पे बच्चे, माउथ में आता है। तो ये आपका कैपिलरिटी का एक्शन बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सही ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। A bucket full of hot water is kept in a room and it cooled from 75 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in time t1 minute, from 70 degrees Celsius to 65 degrees Celsius in t2 minute, and from 65 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in t3 minutes. Then कहा जा रहा है कि एक बकेट है जो कि इसमें वाटर भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर है, और इसको क्या किया जाता है, किसी रूम में रखा जाता है और इसको ठंडे होने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए बच्चे, आप जो भी हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हमने अभी तक हिंदी ही बोला है, अभी कोई इंग्लिश तो हम बोल नहीं रहे हैं, हिंदी में ही बोल रहे हैं। तो आपको समझते चलना है, जो भी आपकी हिंदी में वहाँ पढ़ाने थे, इंग्लिश से पढ़ाने थे, हमने दोनों तरीके से आपको पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके सैम्पल पेपर इंग्लिश में दिए गए हैं, इस कारण से हम आपको सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। समझा तो हम आपको हिंदी में रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो कहा जा रहा है कि एक बकेट ऑफ फुल वाटर, अरे एक बकेट में वाटर रखा जा रहा है, उसको किसी रूम में छोड़ दिया जा रहा है ठंडे होने के लिए। जब वो 75 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, यहाँ पे लिखते हैं, जब वो 75 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे बच्चे, आपका 70 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो उसको टाइम t1 लगता है। जब वो 70 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस तक जाता है उसको टाइम t2 लगता है। और नेक्स्ट जब वो 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो उसको टाइम t3 लगता है। सभी टाइम मिनट में दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिनट का कोई काम नहीं है हमें, तो सिंपली आपको समझना है कि सभी टाइम मिनट में दिए गए हैं। तो पहले में टाइम t1, दूसरे में टाइम t2, तीसरे में टाइम t3। तो आपको बताना है कि किस समय हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्या t1 ज़्यादा होगा t2 से या फिर t2 ज़्यादा होगा t3 से, यानी दिए ऑप्शन में से कौन सा आपका जो ऑप्शन होगा इसके रिगार्डिंग सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके रिगार्डिंग दो कंसेप्ट है, आपको पहला कंसेप्ट हम सिखा देते हैं और दूसरे कंसेप्ट आपको खुद से सोचना है कि आखिर आप उस पर कैसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए, पहले कंसेप्ट की बात करेंगे कि आपको याद रखना है कि अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा बच्चे,
टेम्परेचर डिफरेंस हुआ किसी बॉडी का, पहला कंसेप्ट हमारा होता है बच्चे कि अगर बॉडी हमारा हॉटर रहता है, सिंपली आप लिखिएगा यहाँ पे, नोट करके लिख लीजिएगा कि हॉटर द बॉडी कहने का मतलब बॉडी जितना ज़्यादा गर्म रहेगा फास्टर इट कूल्स, यानी उतना जल्दी वो ठंडा होगा। यानी टाइम जो लगेगा उसमें क्या लगेगा बच्चे, मिनिमम टाइम लगेगा, टाइम कम लगेगा। यानी जितना ज़्यादा बॉडी हमारा गर्म रहेगा उतना जल्दी क्या होगा बच्चे, हमारा बॉडी ठंडा होगा। जितना ज़्यादा बॉडी गर्म होगा उतना जल्दी बॉडी क्या होगा, हमारा ठंडा होगा। यानी कहने का मतलब हॉटर द बॉडी फास्टर इट्स कूल, यानी जितना ज़्यादा गर्म रहेगा बॉडी उतना ज़्यादा आपका ठंडा होगा। ये न्यूटन्स का लॉ था। न्यूटन्स ने ये भी एक लॉ दिया था, हमने आपको सिखाया था पढ़ाते समय, कि जितना जो बॉडी एब्जॉर्ब करता है हीट को उतना ही वो बॉडी क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, आप कह सकते हैं गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। न्यूटन्स ने कहा था कि गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो हॉटर द बॉडी और फास्टर इट कूल, यानी जितना ज़्यादा गर्म बॉडी रहेगा उतना ज़्यादा ये जल्दी कूल करेगा। तो जल्दी कूल करने का मतलब टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे गर्म बॉडी कौन सा है, सबसे गर्म बॉडी हमारा 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। तो इसमें टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा बच्चे, सबसे कम टाइम लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, सबसे कम टाइम लगेगा। तो T1 हमारा सबसे कम हो गया। फिर दूसरा कौन है हमारा हॉटर, दूसरा नीचे T2 वाला है, तो T2 में टाइम उससे कम लगेगा। ठीक है, फिर T3 में टाइम क्या होगा, उसमें सबसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, T1 लेस देन T2 लेस देन T3। ठीक है, ऑप्शन वाइज कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया बनाने का। दूसरा तरीका हो गया, दूसरा आप तरीका जो आप बना सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, आप लिख सकते हैं बाई न्यूटन, NEWTON। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार जो हमारा K इंटू डी टी, यानी K क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है क्या है, प्रोडक्ट और मास के। कहने का मतलब आपका कि आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार K इंटू डी टी जो होगा वो बराबर होता है D इंटू θ2 अपॉन क्या होगा, θ2 माइनस θ1। क्या हो गया बच्चे, θ2 माइनस θ1, यानी D इंटू θ2 कहने का मतलब आपका टेम्परेचर डिफरेंस, D इंटू θ2 के जगह पे आप D इंटू थीटा लिख दीजिए सिंपली। क्या हो गया, D इंटू थीटा लिख दीजिए, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बताएगा। तो ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो न्यूटन्स लॉ के अनुसार, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार K इंटू डी टी इक्वल टू D थीटा अपॉन θ2 माइनस θ1। ठीक है, θ2 माइनस θ1। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो आपको बताना है कि न्यूटन्स लॉ ने ये बताया, ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अपने फार्मूला दिया, न्यूटन्स ने फार्मूला दिया। ठीक है, तो ये क्या आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला है। और इस फार्मूला के अनुसार आपको ये भी यहाँ से प्रूव किया जा सकता है कि हमारा जो बॉडी क्या होता है बच्चे, हॉटर होता है, वो उतना ही जल्दी रेडिएट करता है। तो आप इससे प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे हो पाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो आप बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग से क्वेश्चन बना के आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ये क्यों दे रहे थे आपको, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसको आपको याद करके रखना है। क्या रखना है, इस फार्मूले को आपको याद करके रखना है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एन इंजन है इफिशिएंसी ऑफ 1/6। एक इंजन है जिसका इफिशिएंसी दिया जा रहा है 1/6। तो इफिशिएंसी को क्या लिखते हैं, ईटा से लिखते हैं, और इसका कितना दिया जा रहा है, 1/6 दिया जा रहा है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाई 62 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर ऑफ सिंक का जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस किया जा रहा है 62 डिग्री सेल्सियस से, इट्स इफिशिएंसी इज डबल। तो उसका इफिशिएंसी क्या हो जा रहा है बच्चे, डबल हो जा रहा है, यानी क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो आपको बताना है टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर। जो देखिए आपको आपने पढ़ा होगा, हमने एक जब आपको प्रैक्टिस सेट दिया था तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस बताया था कि बीच में क्या होता है बच्चे, एक इंजन लगा होता है, ये बीच में क्या होता है, इंजन लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका सोर्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, आपका सिंक होता है। ठीक है, सोर्स होता है ऊपर, नीचे क्या होता है, बीच में इंजन लगा होता है, नीचे क्या होता है, सिंक होता है। सोर्स से क्या होता है बच्चे, हीट निकलता है Q1 अमाउंट ऑफ हीट, और इस इंजन में जाता है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है, और कुछ बच्चे आपका वर्क देता है। ठीक है, ये हीट इंजन होता है। इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से हीट इंजन होता है, और इसका जो इफिशिएंसी होता है ईटा होता है। ठीक है, और इसका इफिशिएंसी का फार्मूला होता है बच्चे, इसका इफिशिएंसी का फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चे, इसका इफिशिएंसी का फार्मूला होता है T सोर्स। ठीक है, चलिए T ऐसे लिख सकते हैं आप सिंपली, 1 माइनस T सिंक अपॉन T सोर्स। क्या है, 1 माइनस T सिंक अपॉन T सोर्स, समझ रहे हैं, 1 माइनस T सिंक अपॉन T सोर्स। अब देखिए ये आपका इसका फार्मूला आता है, इस फार्मूला को आपको याद करना है। अब देखिए कैसे याद करना है, आप सोचिएगा कि इस फार्मूला में हम तो भूल जाएंगे बार बार, क्या भूल जाएंगे कि ऊपर सिंक लिखे कि नीचे सोर्स लिखे। ठीक है, क्या लिखे हम, तो याद रखिए हमेशा कि जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, और इसका टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, कम होता है। यानी सोर्स का टेम्परेचर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन टेम्परेचर ऑफ सिंक, यानी सोर्स का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। ये आपको कंसेप्ट सिंपली याद रखना है, और हमेशा याद रखना है कि हमने क्या किया है यहाँ पे 1 से माइनस किया है, और इफिशिएंसी जो होता है बच्चे वो हमेशा क्या होता है बच्चे,
लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 कहने का मतलब आपका एक से हमेशा छोटा होता है। याद रखिएगा कि जब भी हम एक में से माइनस कर रहे हैं और एफिशिएंसी हमेशा एक से छोटा आना चाहिए, तो नीचे क्वांटिटी हमेशा बड़ा होगा, नीचे क्वांटिटी हमेशा बड़ा होगा, तब तो ये क्वांटिटी एक से छोटा करेगा, और एक से छोटा में से हम एक को घटाएंगे तो क्या करेगा, हमें बच्चे एक से छोटा वाला वैल्यू देगा। समझ रहे हैं? फिर से समझिए कि सोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से, तो नीचे वाला हम वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, तभी क्या होगा, हमारा टोटल वैल्यू एक से कम होगा, और एक से कम होगा उसमें से एक जब घटाएंगे 1 को घटाएंगे तो हमारा इफिशियंसी जो होगा वो हमेशा 1 से कम ही आएगा। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हैं कि इफिशियंसी जो होगा 1 से कम होता है, और इफिशियंसी जो होता है वो 100% से कम होता है, यानी इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1 और ऑलवेज लेस देन 100%। कभी किसी चीज़ का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता, या फिर कह सकते हैं कभी किसी चीज़ का इफिशियंसी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो इसी कंसेप्ट पे, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है, ये आपके दिए हुए क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे है, और देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। तो पहला हमारा कंडीशन है, पहला कंडीशन यहाँ पे लगाने वाले हैं, पहला कंडीशन लगाएंगे, देखिए कैसे। ईटा इक्वल टू 1/6 दिया जा रहा है। ठीक है, तो ईटा को हम लिखेंगे 1/6 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज लेंगे और दूसरा कंडीशन लगाएंगे। दूसरा कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, दूसरे कंडीशन में हमें कहा जा रहा है कि जो हमारा हीट इंजन है उसमें क्या किया जा रहा है, इफिशियंसी को क्या कर रहा है, जब सिंक के टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं 62 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी रिड्यूस कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है आपका, ये हमेशा आपको केल्विन स्केल में लगाना है। किस में लगाना है, इसमें जो टेम्परेचर होंगे वो हमेशा केल्विन स्केल में आएंगे, और जो आंसर भी आएंगे बच्चे वो हमेशा आपको केल्विन में ही मिलेगा। लेकिन एक और बात सुनिए ध्यान से, हमने जब आपको बता रहे थे फिजिक्स के, जब आपको हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था, तो वहाँ भी हमने आपको सिखाया था एक क्वेश्चन, तो वहाँ पे जब भी आपको रिड्यूस आ जाए और क्या कहा जाए इंक्रीज आ जाए, किसी भी टेम्परेचर में रिड्यूस या फिर कह सकते हैं आप इंक्रीमेंट आए किसी डिग्री सेल्सियस में, यानी यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर इंक्रीमेंट आए और डिक्रीमेंट आए, इंक्रीज आए या फिर डिक्रीज आए, तो उसमें आपका जो डिग्री सेल्सियस में जितना टाइम्स इंक्रीमेंट होगा उतना ही टाइम्स आपके केल्विन स्केल में भी इंक्रीमेंट होता है। तो कहने का मतलब इस 62 डिग्री सेल्सियस को आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा केल्विन स्केल में चेंज करने का। तो याद रखिएगा इस 62 डिग्री सेल्सियस को 62 डिग्री में ही रहने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में दोनों में सेम होता है। ठीक है, जब दोनों में सेम होता है तो हमें क्या जरूरत है उसको कन्वर्ट करने का, समझ रहे हैं। चलिए, तो हम अब क्या करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दूसरे कंडीशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, दूसरे कंडीशन के लिए लगाएंगे वैल्यू। हमारा इफिशियंसी क्या हो जाए 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो क्या हो गया, हमें इफिशियंसी 2/6 हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस टी सिंक माइनस 62 अपॉन टी सोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी क्या है बच्चे, टी सोर्स माइनस 62 अपॉन, सॉरी माइनस प्लस हो गया टी अपॉन सोर्स, टी सोर्स। ठीक है, ये हो गया 2/6, और इतना का वैल्यू आपको पता है, इतना का वैल्यू क्या पता है, इससे पिछले से आपका 1/6 दिया जा रहा है। ठीक है, क्या दिया जा रहा है बच्चे, 1/6 दिया जा रहा है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 2/6 इक्वल टू 1/6 प्लस 62/t सोर्स। ठीक है, तो आपका 62/t सोर्स कितना आ गया, 62/t सोर्स आ गया आपका 1/6 के बराबर, 1/6 के बराबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली टी सोर्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टी सोर्स का वैल्यू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा 62 × 6, तो 62 × 6 कितना होता है, 62 × 6 होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे होता है 6 × 2 = 12 और 6 × 36 और एक 37, यानी 372। क्या हो गया बच्चे, 372 हो गया। ठीक है, कुछ गलती हो रहा है क्या, नहीं सही है, क्या है 372 हो गया। ये क्या हो गया आपका बच्चे, ये केल्विन में आया, याद रखिएगा टी सोर्स का जो वैल्यू आया ये क्या आया बच्चे, केल्विन में आया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसी में आपको बनाकर दिखाएंगे। तो हमारा जो सोर्स का वैल्यू आया टी सोर्स, वो जो वैल्यू आया वो कितना है बच्चे, आपका 372 केल्विन में आया। और इस केल्विन में आपको तो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर क्या केल्विन में दिया हुआ है, आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज करना है। तो 372 में से 273 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 372 माइनस 273 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 99 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा, 99 डिग्री सेल्सियस। आप देख लीजिएगा, आपको सब्सट्रैक्ट करके, हो सकता है कहीं गलत होगा तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो टी सोर्स कितना होगा, 99 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हैं। तो ऐसे करना है, कोई एफिशिएंसी के वाले फार्मूला को बनाना है, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस को बनाना है। हमने कंसेप्ट सिखाया कि आखिर एफिशिएंसी का ये जो फार्मूला लगता है वो आता कहाँ से, तो यहाँ से आता है आपका, और आपको फिर इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है उसको भी हमने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन ऑफ द 2 क्लॉक्स ऑन द अर्थ इज कंट्रोल्ड बाई ए सिंपल पेंडुलम एंड अदर बाई स्प्रिंग, यानी 2 क्लॉक है हमारे अर्थ पे, एक को हम क्या करते हैं, एक क्लॉक की C1 है, इसको क्या करते हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम,
यानी कहा जा रहा है कि वन ऑफ द टू क्लॉक्स ऑन द अर्थ इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंपल पेंडुलम। दो क्लॉक है हमारे अर्थ पे, पहले को हम सिंपल पेंडुलम से कंट्रोल करते हैं और दूसरा क्या है हमारा C2 क्लॉक है, उसको हम क्या करते हैं बच्चे स्प्रिंग पेंडुलम से क्या करते हैं, पेंडुलम से क्या करते हैं बच्चे उसको कंट्रोल करते हैं। तो कहा जा रहा है नेक्स्ट हमारा कि इफ़ बोथ द क्लॉक्स आर टेकन टू द मून, दोनों क्लॉक को मून पे ले जाते हैं, दोनों क्लॉक को मून पे ले जाते हैं। चलिए मून पे ले गए दोनों क्लॉक को, तो देन विच क्लॉक विल हैव द सेम टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, यानी किस क्लॉक के तब हमारे सेम टाइम पीरियड रह जाएंगे अर्थ के। यानी कहने का मतलब हम जब दोनों क्लॉक को मून पे ले गए तो किन क्लॉक का, यानी क्लॉक C1 या फिर क्लॉक C2, किन क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, यानी बराबर होगा जो उनके टाइम पीरियड थे अर्थ पे। ठीक है, यानी आपको बताने हैं कि अर्थ का टाइम पीरियड और मून पे जाने पे टाइम पीरियड हमारे बराबर हैं किस क्लॉक के, अर्थ के टाइम पीरियड और मून के टाइम पीरियड किस क्लॉक के बराबर है जब हम C1 C2 दोनों क्लॉक को मून पे ले गए। ठीक है, और कहा जा रहा है कि अर्थ पे जो होगा दोनों क्लॉक का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा आपका अर्थ पे। ठीक है, चलिए डिफरेंट भी होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है रहने दीजिए। क्या होगा सिंपली समझिए कि आपको C1 C2 क्लॉक है, उनके क्या है अर्थ पे जब रखे हुए हैं तो उनके टाइम पीरियड है, और जब उन दोनों क्लॉक को हम मून पे ले जा रहे हैं तो आपको बताना है कि किस क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको हमने एक क्वेश्चंस बताया था और वहाँ पे पूछा था कि जब हम किसी भी बड़ी को मून पे ले जाते हैं तो उस बड़ी का जो वेट होता है वो डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है, इसमें आपको हमने बताया था। तो एक बच्चे ने सिर्फ जवाब दिया था कि सर क्या होता है, डिक्रीज करता है। चलिए सही जवाब था उनका कि डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ पे जो हमारा मून पे जो हमारा जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, G टाइम्स ऑफ अर्थ बाई 6, यानी 6 गुना होता है, यानी 6 से 6 गुना कर रहे हैं सॉरी, G/6 होता है, यानी 1/6 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 1/6 टाइम हो जाता है हमारे मून पे। ठीक है, तो चलिए आपको जब टाइम पीरियड बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, यहाँ पे P लिखते हैं। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2π√L/G। ठीक है, बस छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लेना है। और जो टाइम पीरियड होता है आपका सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम का वो होता है 2π√M/K। क्या होता है बच्चे, 2π√M/K होता है। तो देखिए जब हम मून पे जाएंगे तो मून पे क्या चेंज हो जाएगा, मून पे चेंज हो जाएगा बच्चे हमारा जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा तभी तो हमारा टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे कि हमारा जो दोनों क्लॉक है उनमें से जी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो हमारा जी है स्मॉल जी, वो सिर्फ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक पे डिपेंड करता है। स्मॉल जी का असर टाइम पीरियड ऑफ आपके जो स्प्रिंग पेंडुलम है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें वो क्या है आपका स्मॉल जी से इंडिपेंडेंट है। जब हमें TS वाले पे यानी स्प्रिंग पेंडुलम पे टाइम पीरियड यानी आपके जी का वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा है उनके टाइम पीरियड पे, तो हम कैसे कह पाएंगे कि वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो वो क्या होगा बच्चे, कुछ नहीं करेगा। क्या होगा बच्चे, वो कुछ नहीं करेगा। सिंपल समझिए कि टाइम पीरियड ऑफ जो पेंडुलम होता है वो जी पे डिपेंड करता है, और जी जो होगा हमारा पे जैसे जैसे मून पे जाएंगे तो मून पे हमारा जी का वैल्यू चेंज होगा। तो देख लेंगे कि किस पे हमारा जी का वैल्यू है, किस पेंडुलम में हमें क्या हो रहा है बच्चे, जी पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो हो हमारा बच्चे जी पे डिपेंड कर रहा है, तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इस कारण से हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम में जी का वैल्यू है ही नहीं, जी पे वो जी से इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा बच्चे, वो जी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस कारण से इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, नो चेंज होगा, यानी जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, स्प्रिंग पेंडुलम का क्या होगा बच्चे, आपका ये जो टाइम पीरियड होगा मून पे और अर्थ पे दोनों पे सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ज। एक ऑब्जर्वर है जो क्या है बच्चे, एक स्टेशनरी सोर्स है जिसका 250 हर्ज है। क्या हो रहा है, उससे क्या कर रहा है, उसके टुवर्ड्स जा रहा है। एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, एक ऑब्जर्वर है, चलिए एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं, और एक क्या है स्टेशनरी सोर्स है। ठीक है, इसके टुवर्ड्स जा रहा है, और जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया जा रहा है, 250 हर्ज। कितना, 250 हर्ज दिया जा रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्जर्वर जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और साउंड का वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया जा रहा है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको बताना है, वो ऑब्जर्वर कितना हर्ट करेगा, कितना सुनेगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट्स के अनुसार, ये होता है V प्लस क्या होगा बच्चे, V0 अपॉन V माइनस V0 लिखते हैं यहाँ पे। सिंपली समझते हैं कि V प्लस V0 यानी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी V माइनस सोर्स का वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए कैसे लगाएंगे फार्मूला, V प्लस V0 अपॉन V माइनस VS। तो हमारा जो V0 है, जब भी आप याद रखिएगा फार्मूला लगाते समय हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जर्वर अगर सोर्स के अलॉन्ग जा रहा है, तो हमारा जो वेलोसिटी होगा V0 वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव रहने देंगे। तो V का वैल्यू क्या है, ये आपका साउंड का है, ये साउंड का है, VS साउंड का है। चलिए साउंड को क्या करते हैं, कुछ नया चीज़ से लिख देते हैं, साउंड को लिख देते हैं हम ए से VA लिख देते हैं। तो ठीक है, तो VA हो गया, ये VA हो गया। तो साउंड का वेलोसिटी कितना है, 330
प्लस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 40, सोर्स का साउंड का वेलोसिटी कितना है 330 और सोर्स का वेलोसिटी कितना है, सोर्स स्टेशनरी है तो ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया सिंपली 330 रह गया। और इंटू ये एफ भी होता है, छूट गया था सॉरी बच्चे, ये एफ भी होता है। एफ क्या है आपका जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो एफ का इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितना है 250, क्या है बच्चे 250, ये कितना हो गया 370 अपॉन 330 इंटू 250, 370 अपॉन 330 इंटू क्या है बच्चे 250 है, ठीक है 250 है। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिएगा, क्या है बच्चे इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा बच्चे आपका कितना, यहाँ पे लिख देते हैं 280, क्या आएगा बच्चे 280 हर्ज, जो हमारा नया फ्रीक्वेंसी हो गया एफ डैश, उसका वैल्यू कितना आ गया 280 हर्ज हो गया, ठीक है 280 हर्ज, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से डॉपलर इफेक्ट्स का फॉर्मूला है ये, डॉपलर इफेक्ट्स आपको इस तरह से लगाना है। जब भी आपका ऑब्जर्वर सोर्स के लॉन्ग रहेगा तो पॉजिटिव लीजिएगा, सोर्स से दूर जाएगा तो नेगेटिव लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है एक सायरन इज प्लेस्ड एट ए रेलवे प्लेटफॉर्म इज इमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ज, 5 किलो हर्ज का एक जो सायरन है वो क्या कर रहा है किसी रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच, ए सायरन इज प्लेस्ड एट ए रेलवे प्लेटफॉर्म एंड इमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ज, एक सायरन है जो कि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है और वो 5 किलो हर्ज का फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। ए पैसेंजर सीटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, ए पैसेंजर है कोई सीटिंग मूविंग ट्रेन में यानी चलते हुए गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रेन ए, उस ट्रेन का नाम ए है, तो उस ट्रेन में बैठा हुआ है, रिकॉर्ड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.5 किलो हर्ज, वो 5.5 किलो हर्ज का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है। वाइल द ट्रेन अप्रोचेज द सायरन, जब ट्रेन जो होता है बच्चे सायरन की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि सायरन जो होगा हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, सायरन होगा SIREN, ठीक है, सायरन, इसका फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है, सायरन का फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ज, ठीक है। और जो हमारा ट्रेन ए है वो क्या कर रहा है सायरन की तरफ अप्रोच कर रहा है, कितने आपके स्पीड से, कितने स्पीड से कर रहा है बच्चे, अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है, कितने फ्रीक्वेंसी से अप्रोच कर रहा है 5.5 किलो हर्ज से। वाइल द ट्रेन अप्रोचेज द सायरन, वाइल हाँ जब सायरन की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, जब रिटर्न जर्नी में इन द डिफरेंट ट्रेन, जब वो जो हमारा बडी है यानी जो हमारा बच्चा है या फिर कह सकते हैं जो पैसेंजर है वो क्या कर रहा है, जब बी ट्रेन से क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है, तो जब यहाँ से वो किसी बी ट्रेन से रिटर्न करेगा तो वो कितना रिकॉर्ड कर रहा है फ्रीक्वेंसी, कितना बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है 60 नहीं क्या है 6 किलो हर्ज, वो 6 किलो हर्ज का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो वाइल अप्रोचिंग दिस सेम सायरन, यानी सेम ही सायरन को अप्रोच करने के दौरान वो 6 किलो हर्ज का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है रिटर्न जर्नी के दौरान, ठीक है। तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी टू द ट्रेन ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन बी का अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए का, दोनों का आपको रेशियो बताना है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेम पिछले वाले फॉर्मूला पे हम इसको बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। ट्रेन ए की बात करेंगे, फॉर ट्रेन ए, जब हम ट्रेन ए की बात करेंगे तो क्या क्या लेंगे देखिएगा। ट्रेन ए की बात करेंगे तो ट्रेन ए का एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया जा रहा है, ट्रेन का एपरेंट फ्रीक्वेंसी 5.5 किलो हर्ज दिया जा रहा है, तो किलो को रहने देते हैं क्योंकि ये किलो और ये 5 वाला भी किलो है, तो किलो से किलो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5.5, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, फ्रीक्वेंसी जो आपके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है सायरन का वो उसके टाइम्स, और ब्रैकेट में क्या हो गया हमारा 330 क्या है आपका स्पीड ऑफ साउंड है, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपका वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। सोर्स क्या हमारा स्टेशनरी है यहाँ पे भी, तो सोर्स का नीचे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका v तो रह ही जाएगा, सेम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये जो आपका v है इसको हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये सायरन की तरफ अप्रोच करा है, यानी सायरन की तरफ जा रहा है, इस कारण से हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट कीजिएगा तो va का वैल्यू आएगा बच्चे 33 मीटर पर सेकेंड, हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो va का वैल्यू में क्या मिल जा रहा है बच्चे, va का वैल्यू में मिल जा रहा है 33 मीटर पर सेकेंड। बस सेम अप्रोच लगाएंगे फॉर ट्रेन बी के लिए, फॉर क्या लगाएंगे बच्चे, फॉर ट्रेन बी, फॉर ट्रेन बी के लिए लगाएंगे। तो ट्रेन बी का वैल्यू क्या है हमारा, ट्रेन बी के लिए फ्रीक्वेंसी 6 है, पहले का फ्रीक्वेंसी 5 है, 330 है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी है, अपॉन नीचे सोर्स के लिए अभी भी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 66 मीटर पर सेकेंड, 66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 66 मीटर पर सेकेंड अपॉन 33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चे, ये 2 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हैं। सिंपल जो अप्रोच आपको यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट्स का लगाया गया है उसी अप्रोच को यहाँ पे लगाए हैं। और सोच लेंगे यहाँ पे बच्चे प्लस क्यों हो रहा है, तो यहाँ प्लस हो रहा है इसके कारण क्योंकि यहाँ पे भी जो ट्रेन बी है जो हमारा वो सोर्स के टुवार्ड्स से क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, नहीं देख रहे हैं इधर ही जा रहा है, अगर इससे अपोजिट जाता तो हम नेगेटिव लगाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है सोर्स की तरफ ही जा रहा है, इस कारण से हमने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 म्यू फैराड एंड 4 म्यू फैराड आर पुट इन अ सीरीज अक्रॉस 120 वोल्ट बैटरी। किसी दो कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस है 6 म्यू फैराड और कितना है 4 म्यू फैराड, और इसको किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं, क्या बच्चे, किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं, उसका वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 म्यू फैराड, यानी जो आपका 4 म्यू फैराड जो है इसके अक्रॉस क्या बताना है आपको, वी बताना है, इसके अक्रॉस आपको वी का वैल्यू बताना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या लगा हुआ है उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, वी का वैल्यू निकालना है 4 म्यू फैराड के अक्रॉस। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट यानी C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपली दो कैपेसिटर लगा हुआ है, जब दोनों पैरेलल में लगे होते हैं तो जब दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो हम रेसिस्टेंस के पैरेलल वाला अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस के पैरेलल वाला अप्रोच यहाँ पे लगा देंगे। देखिए कैसे, जो आपका C इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 6 × 4 और म्यू फैराड तो रहेगा ही, चलिए लिख देते हैं 6 × फ्यू कह रहे हैं म्यू × 4 × म्यू, इसको ऊपर कर देते हैं अपॉन 6 + 4 यानी 10 × म्यू, म्यू से म्यू कट गया, ये क्या होगा, ये 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ये कितना होगा 6 × 2 = 12 म्यू अपॉन 5, यानी C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 12 म्यू अपॉन 5 हो गया। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बच्चे, क्या है फार्मूला आपको बताते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। वो फार्मूला होता है बच्चे क्या होता है बच्चे, Q = C इक्विवेलेंट × V, Q = C इक्विवेलेंट × V पढ़ा होगा आपने, जरूर पढ़ा होगा इसको, Q = C इक्विवेलेंट × V। और आपको पता होगा कि जब दो कैपेसिटर आपके सीरीज में लगे होते हैं तो उनके बीच का जो Q होता है यानी चार्ज जो होता है वो क्या होता है बच्चे, आपका सेम होता है। जस्ट लाइक आपके सीरीज में जब दो रेसिस्टर्स लगे होते हैं तो वहाँ पे करंट सेम होता है, सिमिलरली यहाँ पे चार्ज क्या होता है बच्चे, सेम होता है। तो टोटल चार्ज निकालेंगे, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे लिखते हैं Q का वैल्यू हो जाएगा C इक्विवेलेंट यानी 12/5 म्यू × V, टोटल V कितना है 120 वोल्ट, तो कितना हो गया बच्चे 5 × 2 = 10, कितना बच्चे 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20 यानी 24 हो गया, तो 12 म्यू × 24। ठीक है बच्चे, 12 म्यू × 24, तो ये कितना हो गया बच्चे 12 म्यू × 24 इक्वल टू क्या हो गया 288, क्या हो गया बच्चे 288 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 288 कूलम हो जाएगा, और ये जो 288 कूलम होगा वो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि ये क्या है आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और वहाँ पे आपको बता देंगे कि जो नेक्स्ट पेज में होगा हमारा Q का वैल्यू कितना हो गया, इसके लिए एक्रॉस निकालना है हमें V का वैल्यू, तो इसके एक्रॉस क्या लगेंगे Q 4 म्यू फैराडे के एक्रॉस इक्वल टू इसका जो C इक्विवेलेंट होगा यानी इसका जो C होगा इंटू इसके अलॉन्ग का जो पोटेंशियल होगा, इसके अलॉन्ग का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V। ठीक है, V नहीं, इसको V डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो V डैश का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो गया Q 4 म्यू फैराडे के क्रॉस अपॉन, या फिर सिंपली आप 4 म्यू फैराडे के क्रॉस नहीं, यहाँ पे आप सिंपली Q जो है आपका वो टोटल ले सकते हैं, QT यानी Q टोटल, क्योंकि जो आपका सीरीज में लगा होंगे तो चार्ज तो सेम ही होगा, तो Q टोटल अपॉन C, तो Q टोटल कितना है 288, क्या है बच्चे 288 अपॉन C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू दिया जा रहा है आपका 5, कितना दिया जा रहा है, सॉरी C का वैल्यू 4 दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4, तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 72 वोल्ट, तो सॉरी 7 डैश क्या है, V डैश का वैल्यू आएगा 72 वोल्ट। ठीक है, 72 वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसका बच्चे आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका PDF जो होगा आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और वहाँ से सिंपली आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और सभी में आपको यहाँ पे आंसर भी लिखा रहेगा। इस कारण से हमारा हम नया पेज लेके बता रहे हैं आपको, इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 42 है, 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, वो क्या कर रहा है बच्चे, उसका चार्ज q है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, मास कितना है बच्चे, मास m है, चार्ज कितना है, चार्ज q है, और वो क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है। ठीक है, रेडियस कितना है, r है, वो क्या कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B, और ये जो सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसमें जो पाथ है उसका क्या है B जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसका परपेंडिकुलर है उस पाथ के, जो B है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है इस पाथ के, तो B क्या है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना दिया जा रहा है, B दिया जा रहा है। ठीक है, द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, तो उस पार्टिकल को एक रिवोल्यूशन का चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और क्या कर रहा है वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है उस पाथ के परपेंडिकुलर है।
ठीक है। कहा जा रहा है नेक्स्ट द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो उस पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन का चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा। तो सिंपली आपके इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है T इक्वल टू 2πm/QB, 2πm/QB। ऑप्शन मैच करेंगे 2πm/QB यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये फार्मूला तो होता है ठीक है, चलिए, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है, ये फार्मूला आया कहाँ से, मान लेते हैं आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो इसको कैसे बनाएगा। तो चलिए इसके लिए भी थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा दे आपको कि हम क्या करने वाले हैं कि कोई बॉडी आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो आपको बताया हमने सर्कुलर मोशन में कि जब भी पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सर्कुलर मोशन में हमने 17 बार बोला होगा आपको, इसको कितना इस पर क्वेश्चन भी बताया होगा कि जब भी हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके एलॉन्ग सेंटीमीटर फोर्स लगता है, और यहाँ पे जो सेंटीमीटर फोर्स जो लग रहा है इस पार्टिकल को मूव करने में, वो कौन सा दे रहा है हमें बच्चे, वो सेंटीमीटर फोर्स हमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो mv² किसके बराबर हो जाएगा आपका QVB साइन थीटा, यानी साइन थीटा, क्यों साइन थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, और क्या है ये हमारा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है इस तरह से है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल होगा उसके बीच वो क्या होगा आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया QVB साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है तो QVB हो गया, और mv²/r हो गया, तो v से v कट गया, और mv का वैल्यू क्या हो गया RQB, ठीक है। mv का वैल्यू क्या हो गया बच्चे RQB, क्या हो गया बच्चे RQB। तो या फिर आपको क्या देखते हैं r का वैल्यू निकाल लेते हैं, r का वैल्यू क्या हो गया बच्चे यहाँ से, r का वैल्यू हो गया mv/QB, ठीक है। और आपको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v, क्या होता है बच्चे 2πr/v होता है, ठीक है। तो हम यहीं से रेशियो निकाल लेते हैं, इस r/v को लिख सकते हैं m/QB, ठीक है, r/v को हम m/QB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस r/v के जगह पे m/QB डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 2πm/QB। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो गया T इक्वल टू 2πm/QB, T इक्वल टू 2πm/QB, यानी ऑप्शन नंबर मैच करेंगे T इक्वल टू 2πm/QB यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं कहाँ से आखिर ये आया, तो वो अपने आपको सिखा दिया कि आखिर ये आया कहाँ से। दोनों तरीका से रटने का तरीका है, तो आप याद करके भी रख सकते हैं, और आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप इसको कंसेप्चुअल रखिए नॉलेज, और वहाँ पे जाके बना भी दीजिएगा, 2 मिनट लगेगा नहीं आपको, थोड़ा देर विदिन सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कहा जा रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट डायरेक्टेड अलोंग इट्स एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस r इज b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेम डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है किसी शॉर्ट बार मैग्नेट का, यानी किसी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक्सियल एक्सिस के अलोंग किसी डिस्टेंस r पे b है, यानी एक्सियल एक्सिस के अलोंग किसी r डिस्टेंस पे b है, तो आपको बताना है कि इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग सेम डिस्टेंस पे कितना होगा। तो आपको याद रखना है बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक्सियल पॉइंट के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चे एक्सियल पॉइंट के अलोंग b इक्वल टू होता है बच्चे 2μ/4πx3। याद रखिएगा, ये याद रखने की चीज़ है, b जो एक्सियल होता है मैग्नेटिक फील्ड वो होता है b इक्वल टू 2μ/4πx3, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चे इक्वेटोरियल EQUATORIAL, इक्वेटोरियल के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बच्चे μ0/4πx3, ठीक है। b जो होता है हमारा एक्सियल के अलोंग होता है 2μ0/4πx3, इक्वेटोरियल के अलोंग होता है μ0/4πx3, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि किसी r डिस्टेंस पे हमारा b का वैल्यू क्या है, एक्सियल के अलोंग b है, तो आपको इक्वेटोरियल के अलोंग कितना होगा, तो इक्वेटोरियल के अलोंग कितना होगा बच्चे बताइए, इसका वैल्यू ये किस है, इसको हम b' मान लेते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 2 टाइम्स ऑफ b', तो b का वैल्यू b ही दे रहा है, तो b' का वैल्यू पूछ रहा है, तो b' का वैल्यू क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। एक्सियल पे अगर b है तो इक्वेटोरियल पे आधा हो जाएगा, एक्सियल पे अगर 2b होता, एक्सियल पे अगर मान लेते हैं 2b दिया रहता तो आप इक्वेटोरियल पे क्या लिखते, इक्वेटोरियल पे लिखते सिंपली b, ठीक है। तो यहाँ पे अगर b दिया है तो b का आधा b/2 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अब फेज डिफरेंस बिटवीन द AC एंड EMF इज π/2। अगर फेज डिफरेंस किसी AC और EMF का यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी I एंड V यानी EMF यानी पोटेंशियल के बीच का जो फेज डिफरेंस है, यानी जो आपका फाई है, क्या है डेल्टा फाई है, वो कितना दिया जा रहा है बच्चे, वो दिया जा रहा है π/2। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूट इन द सर्किट, यानी इन सभी में से हमारा जो सर्किट होगा उसमें क्या नहीं लगा होगा, यानी सर्किट मान लेते हो सकता है, मान लेते हैं सर्किट हमारा रेसिस्टर लगा होगा, हो सकता है इसमें क्या लगा होगा बच्चे कैपेसिटर लगा होगा, हो सकता है इंडक्टर लगा होगा, क्या हो बच्चे हो सकता है इंडक्टर लगा होगा I, हो सकता है R लगा होगा, C लगा होगा, L लगा होगा, ठीक है। तो इस तीनों में से कहा जा रहा है कि हमारा सर्किट का जो फेज डिफरेंस है AC और यानी करंट और वोल्टेज के बीच अगर π/2 है, तो हमारा सर्किट जो होगा वो क्या कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, कैन नॉट कंस्टिट्यूट, यानी कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूट इन द सर्किट, यानी हमारे सर्किट में क्या नहीं लगा होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या नहीं लगा होगा। तो
सबसे पहले तो ऐसे जब भी पूछा जाए कि क्या नहीं लगा होगा तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पावर का वैल्यू निकालिए। जब आपको पावर का वैल्यू पता चल जाएगा तो वहाँ से आपको सब आंसर पता चल जाएगा। देखिए पावर का वैल्यू क्या होता है, पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है, और वी इंटू आई होता है तो वी आई इंटू कॉस थीटा होता है, और वी और आई के बीच जो डिफरेंस है वो कितना दिया जाता है, पाई बाई 2 का दिया जाता है। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है बच्चे, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 जीरो, तो आपका जो पावर हो गया वो किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो याद रखिएगा बच्चे पावर का वैल्यू जीरो तभी होगा सिंस पावर इज जीरो। जो पावर हमारा जीरो होगा तो जो हमारा सर्किट होगा वो किसको कन्वर्ट करेगा, सिर्फ रिएक्टिव एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा, यानी रिएक्टिव एलिमेंट को सिर्फ वो करेगा बच्चे कंटेन करेगा। रिएक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब जो हमारा कैपेसिटर है और आपका ये जो आपका क्या है बच्चे, आपका इंडक्टर है, यानी जो आपका इंडक्टर है कैपेसिटर है, इस दोनों को सिर्फ क्या करेगा, वो कंटेन करेगा। ठीक है, तो हमारा सर्किट में सिर्फ सी और एल होगा प्रेजेंट, आर क्या होगा प्रेजेंट नहीं होगा। क्या होगा बच्चे, आर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि आर जो होता है बच्चे वो पावर कंज्यूम करता है। जब पावर रेसिस्टेंस अगर लगा होगा, अगर पावर जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि रेसिस्टेंस लगता तो पावर कुछ ना कुछ कंज्यूम होता, रेसिस्टेंस लगता तो पावर कुछ ना कुछ कंज्यूम होता, लेकिन यहाँ पे पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। जब पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है इसका मतलब ये समझेंगे हम कि आर जो है हमारा क्या है, नहीं लगा हुआ है रेसिस्टर, यहाँ पे आपके सर्किट में आर का वैल्यू नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्किट, यानी हमारे सर्किट में क्या नहीं लगा हुआ है, तो हमारा सर्किट में आर नहीं लगा हुआ है, एलसी लगा हुआ है, एल एलोन है, सी एलोन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट, यानी हमारा सर्किट कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, तो क्या कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, आर को कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन में आर दिया ही नहीं है, तो सिंपली क्या हो गया हमारा नॉन ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ है, और क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है इमेज एन टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज मान लेते हैं डी है, तो इमेज का साइज कितना हो जाएगा, इमेज का साइज कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ डी, क्योंकि कहा जा रहा है कि एन टाइम्स ऑफ क्या कर रहा है वो बच्चे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो यू का वैल्यू डी मान लेते हैं और वी का वैल्यू क्या हो गया, एन टाइम्स ऑफ डी हो गया। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के लिए एफ क्या होता है, एफ डैश का वैल्यू जो फोकल लेंथ होगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, फोकल लेंथ क्या होगा, वो माइनस टाइम्स ऑफ एफ के बराबर होगा, क्योंकि वो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो आपको बताना है कि क्या बताना है बच्चे, देखिए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूस इमेज एन टाइम्स ऑब्जेक्ट, एन टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ द इमेज इज रियल देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको इस डी का वैल्यू ही बता देना है, ठीक है, इस डी का वैल्यू बताना है, क्यों, क्योंकि हमने डी माना है, ठीक है, हमने डी माना है, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। अब सब तो हमें पता चल गया, एफ का वैल्यू स्मॉल एफ दिया ही हुआ है, और वी का वैल्यू एन डी हमने माना, और यू का वैल्यू हमने डी माना। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल हमारा हो गया और हमारा फार्मूला एक है, तो उस फार्मूला पे डालेंगे और वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे। तो मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमें 1/f का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/f डाल देंगे, और निगेटिव में डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, 1/f में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा निगेटिव है आपका f, ठीक है, f क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे 1/v का वैल्यू डालते हैं, तो 1/v हो गया। इमेज क्या हो गया हमारा, 1/v हो गया, ठीक है, इमेज हमारा 1/v हो गया। रियल बनना है इमेज, तो क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है, प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वो निगेटिव साइड होगा, यानी u का वैल्यू निगेटिव होगा, तो हम निगेटिव नहीं लेते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर में निगेटिव आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है, तो 1/d रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं हम, तो 1/f माइनस में इक्वल टू क्या है, 1/v का वैल्यू 1/nd के बराबर है, और ये क्या है 1/d के बराबर है, बीच में प्लस का साइन देना है, 1/d के बराबर है, तो d कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया आपका n प्लस 1/n अपॉन क्या हो गया 1/d, ये 1/n माइनस में, सॉरी 1/f माइनस में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से d का वैल्यू निकालना है, तो d का वैल्यू क्या हो गया, ये d इधर आ गया, तो d का वैल्यू क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ, d का वैल्यू हो गया बच्चे माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1/n इंटू डी, माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1/n इंटू, सॉरी n इंटू डी नहीं, d तो वैल्यू हमने फाइंड किया है ना, d का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो n इंटू क्या हो गया बच्चे f हो गया, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या, माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1/nf, माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1 अपॉन ये f क्या होगा बच्चे, ऊपर जाएगा, सॉरी गलती हो जा रहा है बार बार, ये f ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा f ऊपर आ गया था, d का वैल्यू क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1/n इंटू f, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये देखना है आपको कि इमेज का वैल्यू जो, सॉरी हमारा डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता वो क्या होता है बच्चे आपका माइनस में होता है, और माइनस में हमारा आया भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन वाज इंट्रोड्यूस बाई, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कंसेप्ट है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि अनहेलन बिक एंड गॉड स्मिथ, यानी अनहेलन बिक एंड गॉड स्मिथ के द्वारा आपका जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन दिया गया था, क्या दिया था बच्चे, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू युकावा थ्योरी, युकावा थ्योरी के अनुसार दो जो न्यूक्लियस ऑफ फोर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स,
युकावा थ्योरी, न्यूक्लियर फोर्स के युकावा थ्योरी के अनुसार, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं युकावा थ्योरी के अनुसार, द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियंस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ, कहा जा रहा है कि जो युकावा थ्योरी के अनुसार जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, द ऑरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस, और जो न्यूक्लियर फोर्स का जो ऑरिजिन होता है न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस एंड न्यूक्लियंस के बीच, वो किसके एक्सचेंज होने के कारण होता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस के युकावा थ्योरी के न्यूक्लियर फोर्सेस के अनुसार, द ऑरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियंस, जो न्यूक्लियर फोर्सेस जो होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस का ऑरिजिन जो होता है वो न्यूक्लियंस और न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच में वो किस चीज़ के एक्सचेंज के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये किसके कारण होता है, मेसोन्स के कारण होता है। और युकावा थ्योरी जो होता है उसे हम युकावा मेसोन्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो आपका जो फोर्स बिटवीन जो नेबरिंग न्यूक्लियंस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो नेबरिंग न्यूक्लियंस होता है उसके बीच का जो फोर्स होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है बच्चे आपका सब एटॉमिक पार्टिकल मेसोन्स के कारण। किसके कारण, मेसोन्स के कारण। ठीक है, तो युकावा थ्योरी जो होगा वो किसके कारण होगा, मेसोन्स के कारण होगा। और युकावा थ्योरी में सिंपली मेसोन्स के बारे में ही बताया गया था, तो युकावा मेसोन्स थ्योरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा बिटवीन न्यूक्लियंस के बीच वो किसके कारण होगा, वो मेसोन्स के एक्सचेंज होने के कारण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ सेमी कंडक्टर द इम्प्योरिटी मिक्सड, कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में लाना है किसी सेमी कंडक्टर में, तो हम किस इम्प्योरिटी को मिलाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो बातें होती है सेमी कंडक्टर के अलाउंग, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर के अलाउंग दो बातें होती है। पहली बात क्या होता है कि एक जो होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहता है, और दूसरा क्या होता है बच्चे होल्स मेजॉरिटी में रहता है। क्या होता है बच्चे, होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में और होल्स मेजॉरिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में कब होगा, क्वेश्चन से हमारा पूछा जा रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में कब होगा सेमीकंडक्टर में, जब हम किस इम्प्योरिटी के मिलाने के कारण। तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होगा जब हम क्या करेंगे बच्चे, आपका पेंटावेलेंट, क्या करेंगे बच्चे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे। तो ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है क्या, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, नॉन ऑफ दीज, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉन ऑफ दीज। जब आपको होल्स आपको मेजॉरिटी में लाना है तो आप क्या कीजिए बच्चे, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाइएगा। ठीक है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाइए। दो कंडीशन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में लाने के लिए पेंटावेलेंट को, होल्स मेजॉरिटी में लाने के लिए ट्राईवेलेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन स्पेस कम्युनिकेशन द साउंड वेव कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेस कम्युनिकेशन में जो साउंड वेव होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस किस तरह से जाता है। तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोमैटिक वेव के कारण जाता है, यानी बाई सुपर इम्पोजिंग इट अनडैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, वो होता है 2q/L, यानी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस और क्या होगा उनका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो चार्ज क्या है आपका, इस डिस्टेंस को हम अगर 2L ले लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा 2 क्या लिखते हैं इसको, ठीक से अच्छे से लिख देते हैं। चलिए ठीक से अच्छे से लिख देते हैं। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो क्या हो गया 2q/L हो गया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। और आपको बता दें इसका यूनिट की बात करेंगे, इसकी यूनिट की जब बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट होगा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो क्या हो गया कूलम इंटू मीटर, और इसको हम क्या लिखते हैं बच्चे, DeB/E, यानी डीबे, यानी इसको यूनिट को हम डीबे के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर में आपको सिर्फ कूलम मीटर पूछा जा रहा है तो कूलम मीटर लगाइएगा, और वहीं पे अगर आपको डीबे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। और वहीं पे आपको अगर यूनिट में डीबे दिया जाता तो आप क्या करते हैं, डीबे भी लगा सकते थे। ठीक है, तो चलिए बच्चे ये कुछ आपके 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए आपके सेक्शन 2 के, यानी 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, दोनों हमने कंप्लीट किया आपको। और आइए आपको बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ प्रॉब्लम हुआ है हमारे द्वारा अगर, तो उसको बताइएगा, उसको हम हटाने की, यानी उसको हम अपने में से हटाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला फिर नहीं मिला। आप पूरे वीडियो को एक एक पॉइंट को बात कीजिएगा, ताकि क्या आपको एग्जाम में ये जरूर डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल जो दिए गए हैं लिंक, अगर वो नहीं खुलते हैं तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्या लिखिएगा, डिफेंस ट्यूटर फॉर कोस्ट गार्ड, आपको आसानी से वहाँ पे भी मिल पाएगा। ठीक है, सेम हमारा चैनल का ही लोगो लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।